नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और छत्तीसगढ़ के महासंग्राम 2023 की सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में सत्ता बरकरार रखने के लिए आज बहुत बड़ा दांव चल दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी दांव उन्होंने चल दिया है, जिसने पिछली बार सत्ता दिलाई थी और इस बार भी इसी आस में दांव चला गया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से किसानों से कर्ज माफी का वायदा कर दिया है। शर्त बस इतनी है कि उन्हें दोबारा सत्ता में लाया जाए। प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। आज हमने चौथी घोषणा की है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता को हमने 4 गारंटी देने का काम किया है। सीएम भूपेश बघेल को कर्ज माफी की घोषणा के साथ ही विपक्ष के वार का अंदेशा पहले से था, लिहाजा उन्होंने साफ कर दिया कि जैसे पिछली बार किया वैसे ही इस बार भी करेंगे। किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसान जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसानों को मजबूत करने का ही नतीजा था कि कोरोना काल में तमाम राज्य मंदी में आ गए, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। उन्होंने लगे हाथ उद्योगपतियों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। आज एक चौथी घोषणा, पहला जाति जनगणना, दूसरा 20 क्विंटल धान, तीसरा 17.5 लाख आवास और चौथा आज किसानों का कर्ज माफ। 4 घोषणाएं अभी तक के, 4 गारंटी, 4 घोषणाएं ये हुआ। और जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद भी शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था। पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है। सवाल इसलिए कर रहे हैं तो उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। जितना किसान हमारा मजबूत होगा, हमारा अर्थव्यवस्था उतना मजबूत होगा। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि यहाँ के व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। मंदी का असर दूसरे राज्यों में भले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया है। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। आप 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा? लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा है। और जैसे ही सीएम भूपेश बघेल ने किसान कर्ज माफी की घोषणा की, इस बात का अंदाजा पहले से था कि बीजेपी विफरेगी, हमलावर होगी। बीजेपी विफरी भी, हमलावर भी हुई। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट करने लगे, उनके बयान सामने आने लगे और फिर शुरू हुआ बघेल सरकार को पिछला चुनावी वादा याद दिलाने का सिलसिला। पूर्व सीएम रमन सिंह एक्स पर लिखते हैं कि पिछली बार भी किसान कर्ज माफी को करने का ऐलान किया था और धोखे से सरकार बना ली गई थी, जबकि 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा गया। किसान विरोधी पूछ रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए? अगर कर्ज माफी हो चुकी थी तो 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि कर्जदार फिर से हो गया किसान? उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने एक्स पर लिखा है कि घोषणा वीर अगले 5 साल के लिए गुब्बारे छोड़ते रहे। बहने घोषणा वीर गैंग को बैठाकर गुब्बारे फोड़ती रही। सांसद संतोष पांडे ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। इन्होंने संकल्प लेकर के अंजुली में हाथ में गंगा जल लेकर के कहा था, घोषणा किया था कैमरे के सामने कि हम शराब बंदी करेंगे। बंदी तो दूर, भट्टियों की संख्या बढ़ गई। कोरोना काल में, कोविड काल में
बल्कि लोगों को घर पहुंच सेवा दी गई। मैं तो ये कहूंगा ये सरकार शंख ढपोल है, ये केवल कहती है, करती वर्ती कुछ नहीं। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। नेताओं ने भी सीएम भूपेश बघेल के कर्ज माफी के वादे का स्वागत कर दिया है। कहा है कि इससे किसानों की स्थिति अच्छी होगी। उन्होंने कर्ज माफी का सीएम बघेल से ब्लूप्रिंट भी मांग लिया है और यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार की कर्ज माफी में कई खामियां थीं, किसानों के पूरे कर्ज माफ नहीं हुए, लिहाजा इस बार किसानों के पूरे कर्ज को माफ किया जाना चाहिए। हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा आगामी चुनाव में किसानों के हित को देखते हुए कर्ज माफ करने की घोषणा की है, उसे समस्त छत्तीसगढ़ के किसान स्वागत करते हैं। अभी तो आने वाला दिनों में किसान हित में अनेक निर्णय भी लिया जा सकता है और इस बार भी छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार भूपेश बघेल की सरकार बनने जा रही है। अग्रिम बधाई। किसानों का कर्जा मतलब संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, ना कि प्राइवेट बैंक का कर्जा नहीं माफ होगा। जो पूर्व 2018 की घोषणा के अनुसार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, उसी प्रकार भी इस समय छलावा या धोखा किसानों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान हित में जो बात करेगा वही छत्तीसगढ़ पे राज करेगा। संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि जो किसान हित में बात करेगा वही छत्तीसगढ़ पर राज करेगा, ये कहा जा रहा है ममता। लेकिन इफ एंड बट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी, वो सवाल भी उठ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, अल्पकालीन करेंगे कि दीर्घकालीन ऋण को माफ करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट लगता है कि पढ़ ली भूपेश बघेल ने, इसलिए ऐलान करना पड़ गया। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब ये घोषणा की शक्ति में, उसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद राजधानी रायपुर जब पहुंचे, रायपुर हेलीपैड में उनसे सबसे पहला सवाल यही किया गया कि बीजेपी सवाल उठा रही है कर्ज माफी पर कि पूर्ण किस तरह की कर्ज माफी होगी। तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले जिस तरह से पिछली बार कर्ज माफी की गई थी उसी के तर्ज पर कर्ज माफी की जाएगी। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग चूंकि खुद नहीं कर पाए इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने अरुण साव को, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जो है वो एड्रेस करते हुए कहा कि उनका कितना कर्ज माफी हुआ है वो हम बता देंगे। आरोप तो चलता रहेगा, बीजेपी कांग्रेस वादा करेगी, बीजेपी आरोप लगाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जनता तक सही बात पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली बार जो ऐसे किया था वैसा ही करेंगे। पिछली बार अल्पकालिक ऋण माफ किया था, क्या इस बार भी वही फॉर्मूला है? क्योंकि किसान ये मांग कर रहे हैं कि पिछली बार कई खामियां थी। बिल्कुल, देखिए, कई बार किसान संगठनों की तरफ से भी बात की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी यही सवाल किया गया था, मैंने वही बताया आपको, बताने की जा रही थी। उनका ये कहना था कि जिस तरह से पिछली बार माफ किया गया उसी की तर्ज पे इस बार भी माफ किया जाएगा, यानी कि जो उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह ही चीजें होंगी। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो कहा जा रहा है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, उन्होंने वापस पलटवार किया। तो उन्होंने बीजेपी के लीडर्स का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इन लोगों का कर्जा माफ हुआ है और आने वाले समय में कांग्रेस का कहना है कि वो तमाम जो लीडर्स हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। पहले भी किए गए हैं कि उन्होंने किन किन का कर्जा माफ हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह से लेकर अलग अलग लोगों का नाम उन्होंने लिया, अरुण साव का नाम लिया। तो इसको लेकर बीजेपी क्या जवाब देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे चुनाव के पूरे सिनेरियो से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था उसमें जो कर्ज माफी की घोषणा की थी, तो ये जो कर्ज माफी की जैसे ही घोषणा की थी गांव-गांव के किसानों के मुंह पे ये चढ़ गया था। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस जो बहुमत से आई थी, उसके पीछे एक बड़ा रीजन जो ये माना जा रहा है कि किसान जो है ये बिल्कुल बखूबी समझ रही है। शायद इसीलिए ये ऐलान कर दिया गया है
लेकिन फिर भी ममता, किसान जो हैं वो पूछ रहे हैं कि इस बार टर्म्स एंड कंडीशंस तो कहीं कुछ नहीं है। देखना होगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें लागू जो होता है वो इस बार साफ करती है क्या कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। बढ़ते आगे। बीजेपी सिर्फ किसान कर्ज माफी के वादे को लेकर सरकार को दरअसल नहीं घेर रही। पिछले कुछ दिनों में हुई बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। हाल ही में बिरजू राम तरम की हत्या के बाद से पार्टी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। इस कड़ी में बीजेपी के कई आला नेता चुनाव आयोग की चौखट पहुंचे। राज्य चुनाव आयोग से कहा कि ऐसे हालात में साफ सुथरा चुनाव होना संभव नहीं हो रहा है। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। प्रदेश का पुलिस प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग इस मामले में दखल दे। 16 जनवरी 2023 कांकेर के अंदर में बुधराम जी को हत्या कर देते नक्सली लोग। 6 फरवरी के बीजापुर में हमारे मंडल अध्यक्ष नीलकंठ की हत्या होती है। 10 फरवरी के नारायणपुर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष सागर की हत्या होती है। 11 फरवरी दंतेवाड़ा में उप सरपंच रामाधर की हत्या होती है। 21 जून को जो है हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री काका अर्जुन की हत्या होती है और 21 अगस्त को जो है हमारे भाजपा के नेता महेश गोटा की हत्या होती है। 18 अगस्त को जो है वो राम उन्नयन की हत्या होती है नक्सलियों के माध्यम से। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जो धर्मांतरण और मतांतरण को रोकने के लिए सामने आए हमारे संघ के स्वयंसेवक, उनकी हत्याएं हुई है। हमने मांग किया है चुनाव आयोग से, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति से भी बात करने के लिए हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं कि हमको व्यवस्था दें कि हम उनको अपनी बात कैसे पहुंचाएं। जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करते, मुख्यमंत्री आरोप लगाते, वो माखौल उड़ाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस प्रशासन ठप है। उधर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के आरोपों से बेखबर सत्ताधारी कांग्रेस सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस ताबड़तोड़ केंद्रीय नेताओं के चुनावी दौरे करवा रही है। इस कड़ी में सीएम भूपेश बघेल के नामांकन की तारीख भी तय हो चुकी है। 30 अक्टूबर को सीएम भूपेश बघेल अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र पाटन से नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री के नामांकन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। दुर्ग जिले में कुल 6 नामांकन होने हैं और इन सभी नामांकन रैली में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस में एक तरफ नामांकन की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पार्टी नाराज दावेदारों को मनाने की कोशिश में भी लगी है। इस कड़ी में पार्टी को जगदलपुर में बड़ी कामयाबी हाथ लग गई, जहां पर टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पर्चा दाखिल कर देने वाले टीवी रमन को मनाने में पार्टी कामयाब रही। पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत के बाद टीवी रवि ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नहीं, ये परिवार का मैटर है और चूंकि कांग्रेस के परिवार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी और हमारे जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी और परिवार के सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद सभी सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जतीन जायसवाल जी नियुक्त किए गए हैं और उनके समर्थन में मैं अपने पूरे कार्यकर्ता और सभी लोग के सहमति से नाम वापस ले रहा हूँ। तो नाम वापस ले लिया गया। इधर जगदलपुर में बगावत थम गई, लेकिन मनेंद्रगढ़ में अभी भी जारी है। एक तरफ टीवी रवि ने अपना जमा किया हुआ नामांकन फॉर्म वापस ले लिया, तो दूसरी तरफ विनय जायसवाल ने निर्दलीय नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने मैदान में उतरने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी की तरफ से इन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है।
मयनगढ़ विधानसभा में डॉक्टर विनय जायसवाल जो कि वर्तमान विधायक है, अभी फिलहाल उन्होंने नामांकन खरीदा है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन नामांकन खरीदा है। क्या कहना चाहेंगे? आज नामांकन खरीदा है लेकिन बताया जा रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नामांकन क्यों खरीदता है आदमी? आप बताओ, जवाब दो। नामांकन क्यों खरीदता है? चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ेंगे। बीते 4 दिन से लगातार सभी समाज की बैठक निज कार्यालय में अपने निवास में बैठक बुलाए, समर्थन लोगों के पास जा रहे हैं। क्या अभी तक कोई स्टैंड नहीं कर पाए कि आपकी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे बोल तो दिया, नामांकन लिए, चुनाव लड़ेंगे। अब इससे बड़ा स्टैंड क्या होगा? ये निर्णय 10 दिन जो हुआ है ये लोगों की भावनाएं हैं। ये निर्णय कठिन था कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लेकिन अब जो है वो लोगों की भावनाएं चुनाव लड़ रही है। विनय जायसवाल नहीं लड़ रहा है। तो किस पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? ये निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे जो सभी साथी हैं उनसे मिल के चर्चा करके ये तय करेंगे कि किस तरह से लड़ाई लड़ना है। पार्टी ने आपसे संपर्क किया, किस तरह से बात हुई आपकी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अब ये सब बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। अब मायने रखती है मयनगढ़ विधानसभा की जनता की भावनाएं और इनकी लड़ाई। तो किस किस पार्टी ने आपसे संपर्क किया चुनाव लड़ने के लिए? सारी पार्टियों ने, समाजवादी से लेके आम आदमी पार्टी से लेके जीजीपी से लेके सभी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाने का ऑफ़र दिया है। और मैंने जैसा कि बताया कि जनता जो चाहेगी, जो हमारे लोग चाहेंगे, कार्यकर्ता चाहेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ विधायक विनय जायसवाल जो हैं, नामांकन पत्र खरीदा है लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है सभी पार्टी ने हमारे पास जो है संपर्क किया है, आम आदमी पार्टी हो, गोड़वाना हो, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टी संपर्क किए हैं लेकिन अभी वो क्लियर नहीं करे। मयनगढ़ जनता तय करेगी कि किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और चलिए सीधे आपको लिए चल रहे हैं जबलपुर संस्कार धानी, जहां पर पंजाबी दशहरा मनाया जा रहा है और कुछ ही देर में दशानन का दहन कर दिया जाएगा। रावण का दहन कुछ ही देर में हो जाएगा। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाबी दशहरा दरअसल जबलपुर में ही मनाया जाता है और ये एक दिन पहले, दशहरे के एक दिन पहले मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। और उसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ही देर में रावण के पुतले का दहन यहां पर होना है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रावण और मेघनाथ का, साथ ही साथ कुंभकर्ण का पुतला भी यहां पर तैयार किया गया है और इसके पहले आतिशबाजी यहां पर की जा रही है। शानदार आतिशबाजी की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं और ऐतिहासिक ये पंजाबी दशहरा है। जी, ये जबलपुर में पंजाबी दशहरा मनाया जा रहा है और हर साल की तरह आज भी जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में रंगारंग आतिशबाजी के नज़ारे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं। और इस आतिशबाजी को देखने के लिए न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के कई जिलों से, कई राज्यों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन द्वारा बीते 70 सालों से ये आयोजन किया जा रहा है और इस परंपरा को निभाते हुए ये 71वां साल है जिसमें पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के साथ शहर के तमाम गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में चारों तरफ भीड़ जो है लोगों की पहुंची हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड से काफ़ी दूरी भी लोगों को रखा गया है ताकि सुरक्षा उनकी की जा सके। आतिशबाजी के कारण बेहद सावधानी बरती जाती है और बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। ग्राउंड में चारों तरफ पुलिस मौजूद है जो लोगों को ग्राउंड से दूर रख रही है और दूसरी तरफ जो है लगभग 55 फीट का रावण और मेघनाथ के पुतले हैं। कुंभकर्ण का पुतला इस बार जो है शरारती तत्वों द्वारा जला दिया गया था, इसलिए उसे तत्काल बनाना संभव नहीं था, तो आज इस बार 2 ही पुतले जलेंगे, रावण और मेघनाथ के। लेकिन इस आतिशबाजी को देखने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं क्योंकि ऐसी आतिशबाजी दीपावली में भी देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल हम मौजूद हैं आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में, जहां अब से कुछ ही देर बाद रावण के और कुंभकर्ण के पुतलों को दहन किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जबलपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा है। जैसा कि हमारे सहयोगी पवन बता भी रहे हैं कि 70 साल से ये ऐसे ही परंपरागत रूप से दशहरा मनाया जा रहा है और इसीलिए ये खास है क्योंकि दशहरा तो कल है, दशमी तो कल है, लेकिन यहां एक दिन पहले ही दशहरा मनाने की परंपरा 70 साल से चली आ रही है।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और आइए अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए सीएम भूपेश